वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम एनालिसिस, जो कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तुलनात्मक राजनीति के ग्रंथों में ये पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था, इस शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण का ये जो सिद्धांत देने की ये जो प्रक्रिया रही, इसे अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों ने इसे सबसे पहले अपनाया। ये उन्हीं की देन है। और सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान में हुआ और उसके बाद समाजशास्त्र से होता हुआ यह राजनीति विज्ञान में भी आ गया और यहाँ भी राजनीतिक विश्लेषण का आधार बना। तो तुलनात्मक राजनीति में आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि आधुनिक तुलनात्मक विश्लेषणों में राज्य, राष्ट्र, संविधान जैसे पुराने कॉन्सेप्ट अनुप्रयुक्त हो गए थे। तुलनात्मक विश्लेषण के लिए एक ज़्यादा प्रभावी ढांचे की आवश्यकता हुई और तुलनात्मक राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण की भी आवश्यकता हुई और तुलनात्मक राजनीति को कैसे वैज्ञानिक बनाया जा सकता है, इसके प्रयास शुरू हो गए। तो ये व्यवस्था शब्द है क्या? ये भौतिक विज्ञान से मुख्यतः लिया गया एक शब्द है और व्यवस्था शब्द को अगर हम देखें तो इसका मतलब है अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह, यानी a set of elements standing in interaction। ये सामान्य ये जो व्यवस्था सिद्धांत है, ये सामाजिक विज्ञानों में जीव शास्त्र से आया है। मानव शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में इसके प्रचलन से प्रेरित होकर इस अवधारणा को राजनीति शास्त्र में भी प्रयोग करने का सबसे पहला प्रयास डेविड ईस्टन ने किया था। राजनीतिक व्यवस्था कोई स्वतंत्र इकाई नहीं होती है। समाज व्यवस्था की अनेकों उपव्यवस्थाओं में से एक उपव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की है, जो अन्य सभी उपव्यवस्थाओं, सब सिस्टम यानी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक से भिन्न प्रकार की ही नहीं है, बल्कि उन सबसे इस बात में विचित्र है कि यह उन सब उपव्यवस्थाओं और सामाजिक व्यवस्था से पारस्परिकता रखते हुए और उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए भी बहुत अधिक मात्रा में स्वायत्त यानी कि अपने आप में अपनी ऑटोनॉमी जो है वो रखती है। यह उन सब व्यवस्थाओं को आदेश ही नहीं देती, वरन उन सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की बाध्यकारी शक्ति भी रखती है। इसलिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सोसाइटी की एक सब सिस्टम होते हुए भी एक विलक्षण और अलग प्रकार की सब सिस्टम है। हम कह सकते हैं कि परिवार भी एक उपव्यवस्था है। जैसा कि पहले बताया गया, इसके एलिमेंट्स यानी कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो राजनीतिक व्यवस्था में अंतर संबंधी क्रियाएं या जो भागों की अंतर निर्भरता होती है, उसमें ये अर्थ सन्निहित रहता है कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था होगी उसके अनेक अंग या भाग होंगे। जैसे राजनीतिक व्यवस्था के अंग के रूप में हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सब अंग हुए राजनीतिक व्यवस्था के। ये जो विभिन्न अंग हैं, इनमें प्रकार्यात्मक संबंध होता है, फंक्शनल रिलेशन होता है। अब आप देखते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका पर, न्यायपालिका विधायिका पर, ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर अंग की संपूर्ण व्यवस्था में एक भूमिका होती है और हर अंग की भूमिका समान नहीं होती है। यानी कि आपने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग अंग होंगे, पार्ट्स होंगे, वो एक दूसरे पर अंतर्निहित होंगे। इसकी एक सीमा होगी। ये सीमा कोई भौतिक सीमा नहीं, लेकिन यह बताया जा सकता है कि किसका दायरा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है,
वो एंड पॉइंट क्या है जिसे हम जान सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में भूमिकाओं की भी, जो व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है उसकी भी सीमाएं होती हैं। अगर एक किसान हल जोत रहा है खेत में तो वो राजनीति की सीमा में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो किसान अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करता है और मत देने जाता है तो वो राज्य के राजनीति की सीमा में आ जाता है। सीमाएं लचीली भी होती हैं। आप देखेंगे कि जन क्रांतियों के समय और चुनाव के समय राज्य के राजनीति की सीमा बढ़ जाती है। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको अगर हम समझें तो एक ऑर्गेनिज्म की तरह, एक सावयवी रचना के समान इसको हम समझ सकते हैं, जिसका अगर हम कंपैरिजन एक ह्यूमन बॉडी से करें तो हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मानव शरीर में दिल भी है, मस्तिष्क भी है, और ये दो ऐसे अंग हैं जिनके बिना किसी भी प्राणी का शरीर जीवित नहीं रह सकता। तो जिस तरह मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क और हार्ट यानी कि ब्रेन और हार्ट का जैसा योगदान है, उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में कार्यपालिका ठीक वैसी ही है। अगर कार्यपालिका ना हो तो ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि कार्यपालिका के अभाव में यह सिस्टम एक क्षण भी नहीं चल सकता है। यही कारण है कि जैसे ही कार्यपालिका का स्थान रिक्त होता है उसको तुरंत भरने की व्यवस्था की जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की जब मृत्यु हुई थी तो सिर्फ 8 मिनट के भीतर ही राष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति थे उस समय के जॉनसन, उन्होंने उस पद को संभाल लिया था। ठीक उसी तरह से हम देखें तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया था, यानी कि यह पद भी खाली नहीं रखा गया। तो ये पद राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा भाग है कि इसके रिक्त होते ही इसके भरने की व्यवस्था कर ली जाती है। अब आप देखें कि जैसे शरीर की व्यवस्था में हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, इनकी अपनी भूमिका होती है। ठीक उसी तरह राजनीतिक व्यवस्था में भी संसद है, न्यायपालिका है। शरीर में हाथ और पैर सही हों, स्वस्थ हों तो सारा कार्य सुचारू ढंग से चलता है। उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में संसद और न्यायपालिका होने से व्यवस्था का काम सुचारू रूप से चलता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ ना हो तो जीवित तो रहेगा, मगर वो उस प्रकार सुचारू पूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा, बहुत ईजिली कार्य नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह से, उसी तरह से अगर संसद कुछ समय के लिए भंग भी है, न्यायपालिका का पद कुछ समय के लिए खाली भी है, तो भी कार्यपालिका के होने से व्यवस्था तो कार्य करेगी, लेकिन सुचारू पूर्ण ढंग से यह कार्य नहीं हो पाएगा।